सीए इंटर जनवरी 26 एग्जाम की तैयारी करने वालों का स्वागत है। आज हम ऑडिटिंग के एक ऐसे चैप्टर की गहराई में उतर रहे हैं जो एग्जाम हॉल में मार्क्स का कह सकते हैं खजाना साबित हो सकता है। दी ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल। हाँ, ये वो चैप्टर है जहां ऑडिटर की महीनों की मेहनत एक फाइनल वर्डिक्ट में बदल जाती है। और इंस्टीट्यूट को भी ये चैप्टर बहुत पसंद है। केस स्टडीज और एमसीक्यूज के लिए तो। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारे सामने ऑडिटिंग इन एथिक्स की किताब का चैप्टर 8 है और हमारा मिशन है इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना, वो भी एग्जाम ट्रेंड्स के हिसाब से। तो रोड मैप क्या है, कहाँ से शुरू करें? हम एक परफेक्ट वर्ल्ड से शुरू करेंगे। अच्छा। ऐसे 700 यानी एक क्लीन अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। फिर हम रियलिटी में आएंगे, ऐसे 705 जहां राय बदलनी पड़ती है। क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। एग्जैक्टली। इसके बाद हम जाएंगे ऐसे 706 और 701 पर, मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर और की ऑडिट मैटर्स, जो रिपोर्ट में एक एक्स्ट्रा फ्लेवर डालते हैं। और आखिर में हम लीगल रिपोर्टिंग यानी कंपनीज एक्ट और कारो 2020 की जरूरी बातों को समझेंगे। शानदार। तो चलिए सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्लीन ऑडिट रिपोर्ट के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। ऐसे 700 के हिसाब से इसके नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट्स क्या हैं? यहाँ से एमसीक्यूज बनने के काफी हाई चांसेस होते हैं। डेफिनेटली। सबसे पहला है टाइटल, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाँ, और ये इंडिपेंडेंट शब्द बहुत जरूरी है। ये स्टेक होल्डर्स को पहली नजर में ही बता देता है कि ये ओपिनियन अनबायस्ड है। और ये रिपोर्ट एड्रेस किसे की जाती है? क्या ये हमेशा शेयर होल्डर्स को ही जाती है? जनरली फॉर अ कंपनी यस, एड्रेस ही होता है टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी नेम। अच्छा। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट है तो टू द पार्टनर्स होगा। बेसिकली ये एंगेजमेंट के टर्म्स पे डिपेंड करता है। जिसके बाद आता है रिपोर्ट का हार्ट, द ओपिनियन सेक्शन, और इसको एकदम शुरुआत में रखने का भी एक रीजन है ना? एब्सोल्युटली। द आइडिया इज कि इन्वेस्टर को 10 पेज न पढ़ने पड़े फाइनल वर्डिक्ट जानने के लिए। तो ओपिनियन पहली हेडिंग है जो वो देखते हैं। इसमें ऑडिटर साफ साफ कहता है कि फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं। हाँ, और इसमें एक फ्रेज यूज होता है, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ये ट्रू एंड फेयर व्यू से अलग है या बस कहने का एक और तरीका? देखिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं। अंडरलाइंग प्रिंसिपल सेम है, फाइनेंशियल्स मिसलीडिंग नहीं है। ओपिनियन दे दिया, लेकिन किस बेसिस पर दिया ये भी तो बताना होगा। यहीं पर बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन आता है। एग्जैक्टली। ये सेक्शन ओपिनियन को क्रेडिबिलिटी देता है। इसमें ऑडिटर 4 बातें कंफर्म करता है। 1, ऑडिट एसेस के अकॉर्डिंग हुआ है। 2, वो इंडिपेंडेंट है। 3, वो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन को रेफर करता है। और चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि उसके पास ओपिनियन देने के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। विदाउट एविडेंस एन ओपिनियन इज जस्ट अ गेस। सही बात है। और फिर मैनेजमेंट और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ये सेपरेशन क्यों जरूरी है? ये एक्सपेक्टेशन गैप को कम करने के लिए क्रिटिकल है। मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन साफ करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन करना, ये सब मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का नहीं। बिल्कुल। और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में ऑडिटर बताता है कि उसका काम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं। प्रिसाइजली। और आखिर में आते हैं क्लोजिंग एलिमेंट्स, सिग्नेचर, प्लेस, डेट और यूडीआईएन। डेट बहुत क्रिटिकल है। ये वो तारीख होती है जब तक ऑडिटर ने अपना सारा जरूरी एविडेंस कलेक्ट कर लिया हो। हाँ, और डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल्स अप्रूव कर दिए हों। इसका मतलब रिपोर्ट की डेट के बाद हुए किसी इवेंट के लिए ऑडिटर जनरली जिम्मेदार नहीं है। सही पकड़ा। और यूडीआईएन यानी यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये तो अब मैंडेटरी है। बिल्कुल। ये 18 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड ICAI के पोर्टल से जनरेट होता है और फेक ऑडिट रिपोर्ट्स को रोकने में मदद करता है। ये पॉइंट MCQs के लिए हॉट फेवरेट है। सो दैट्स द परफेक्ट वर्ल्ड सिनेरियो जहां सब ट्रू एंड फेयर है। लेकिन ऑडिट का असली टेस्ट तो तब होता है जब चीजें परफेक्ट नहीं होती। जब ऑडिटर को एक ऐसी गड़बड़ मिलती है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता, तब क्या होता है? यहीं पर ऐसे 705 यानी मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन पिक्चर में आता है। और मॉडिफिकेशन के सिर्फ 2 ही मेन ट्रिगर्स हैं। 2 ट्रिगर्स? हाँ, पहला, जब ऑडिटर को पक्का एविडेंस मिल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हैं।
और दूसरा जब वो एविडेंस गैदर ही ना कर पाए। जिसे हम कहते हैं inability to obtain sufficient appropriate audit evidence। एग्जैक्टली। और इन ट्रिगर्स के बेस पर 3 तरह की मॉडिफाइड ओपिनियंस हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। इनका डिसीजन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? डिसीजन 2 चीजों पर डिपेंड करता है। मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट मटीरियल है या मटीरियल एंड परवेसिव। मटीरियल का मतलब तो हम जानते हैं, एन अमाउंट सिग्निफिकेंट इनफ टू इन्फ्लुएंस अ यूजर्स डिसीजन। हाँ, लेकिन ये परवेसिव शब्द अक्सर कंफ्यूज करता है। सिंपल वर्ड्स में कैसे समझें इसे? परवेसिव को ऐसे समझिए, अगर एक सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा है तो वो मटीरियल गड़बड़ है। आप शायद सब्जी खा लेंगे, बस थोड़ा कंप्लेन करेंगे। ये हुई क्वालिफाइड ओपिनियन वाली बात। अच्छा, लेकिन अगर सब्जी में नमक की जगह किसी ने शक्कर डाल दी हो तो पूरी डिश ही खराब हो गई। हाँ, पूरी डिश का कैरेक्टर ही बदल गया, वो अब मिसलीडिंग है। दिस इज परवेसिव। इट्स इफेक्ट इजंट आइसोलेटेड, इट कंटैमिनेट्स द होल थिंग। वाह, दैट्स अ ब्रिलियंट एनालॉजी। तो इस लॉजिक से क्वालिफाइड ओपिनियन कब दी जाएगी? क्वालिफाइड ओपिनियन तब जब इफेक्ट मटेरियल तो है पर परवेसिव नहीं है। नमक ज्यादा है पर सब्जी अभी भी सब्जी है। इसमें ऑडिटर कहता है एक्सेप्ट फॉर दिस मैटर। हाँ, in our opinion, except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion section, the financial statements give a true and fair view. मतलब सब ठीक है, बस इस एक चीज को छोड़कर। और एडवर्स ओपिनियन, ये तो शक्कर वाली सब्जी का केस हुआ। Exactly. Adverse opinion सबसे सिवियर ओपिनियन है। ये तब दी जाती है जब मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी है और परवेसिव भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फंडामेंटली मिसलीडिंग है। मतलब ऑडिटर साफ साफ कहता है कि डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ, जैसा सॉस के इलिस्ट्रेशन 10 में है, जहां 80% एसेट्स रियलाइजेबल नहीं है, ये तो पूरी बैलेंस शीट को यूजलेस बना देता है। दैट्स परवेसिव। और तीसरा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये कब आता है? डिस्क्लेमर का मतलब है मैं राय दे ही नहीं सकती। ये तब होता है जब ऑडिटर एविडेंस ही नहीं ले पाया और उसका पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव दोनों हो सकता है। जैसे सोर्स का इलस्ट्रेशन 11। बिल्कुल, जहां एसएपी सिस्टम में ट्रांजिशन की वजह से ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंसेस का डेटा ही नहीं मिला। मतलब मुझे पता ही नहीं कि सब्जी में नमक है या शक्कर, क्योंकि मुझे किचन में घुसने ही नहीं दिया गया। परफेक्ट एनालॉजी। नो एविडेंस, नो ओपिनियन। ऑडिटर कहता है वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो द ओपिनियन कैन बी क्लीन, पर ऑडिटर फिर भी कह सकता है हे एवरीथिंग इज फाइन बट यू रियली नीड टू लुक एट दिस वन स्पेसिफिक थिंग। ये कैसे होता है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एसए 706 में 2 तरह के स्पेशल पैराग्राफ्स हैं। पहला है एम्फेसिस ऑफ मैटर, ईओएम पैराग्राफ। ईओएम ये तब यूज होता है जब कोई मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेक्टली डिस्क्लोज किया गया है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। जैसे कि ये तो एक तरह से ऑडिटर का लीगल वे हुआ टू से आई टोल्ड यू सो, राइट? कह सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा लीगल केस जिसका आउटकम अनिश्चित हो, या जैसा सोर्स के इलस्ट्रेशन 14 में है, फैक्ट्री में आग लग गई हो जिससे प्रोडक्शन पर बड़ा असर पड़ेगा। तो ये बातें फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज्ड हैं, पर ऑडिटर उन पर एक्स्ट्रा स्पॉटलाइट डाल रहा है। एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंटली, ईओएम देने से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होती, ओपिनियन क्लीन ही रहती है। और दूसरा पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, वो ईओएम से कैसे अलग है? अदर मैटर ओएम पैराग्राफ तब यूज होता है जब ऑडिटर को कोई ऐसा मैटर कम्युनिकेट करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिछले साल के फाइनेंशियल्स किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किए थे, या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्पेशल पर्पस के लिए बने हैं। और अब आते हैं एक मॉडर्न रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पर, की ऑडिट मैटर्स यानी कैम। ये ईओएम से कैसे डिफरेंट है? की ऑडिट मैटर्स एसए 701 का पर्पस बिल्कुल अलग है। ये लिस्टेड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है। ये वो मैटर्स हैं जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में करंट पीरियड के ऑडिट में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट थे। तो ये एक तरह से ऑडिट प्रोसेस के बिहाइंड द सीन्स की झलक है। हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, या गुडविल की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, या कोई बड़ा मर्जर। अच्छा। ऑडिटर्स इन्हें दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट किए गए मैटर्स में से सिलेक्ट करते हैं। इसका मकसद ऑडिट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है। इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ मॉडिफाइड ओपिनियन और ईओएम। ये तो हुई एसएस की बात, लेकिन इंडियन ऑडिटर्स को
कंपनीज एक्ट 2013 की भी सुननी पड़ती है। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। सेक्शन 143 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल है। Yes, Section 143 of the Companies Act 2013 is the holy grail. इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि ऑडिटर को कुछ चीजों पर इंक्वायर करना है। जैसे लोन्स प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हैं या नहीं, हाँ, या पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट में तो चार्ज नहीं हुए। इंटरेस्टिंगली, इन पर रिपोर्ट तभी करना है जब कोई नेगेटिव फाइंडिंग हो। नो न्यूज इज गुड न्यूज वाला अप्रोच है। लेकिन सेक्शन 143(3) में नो न्यूज वाला ऑप्शन नहीं है, राइट? करेक्ट। सेक्शन 143(3) में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ऑडिटर को पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेट करना ही होता है। जैसे क्या उसे सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिली, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स यानी IFCs एडिक्वेट और इफेक्टिव हैं। IFRS रिपोर्टिंग पर एग्जाम में केस स्टडी आती है। क्या ये सभी कंपनीज पर लागू है? नहीं, यहाँ एक एग्जेम्पशन है। कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे स्मॉल कंपनीज या जिनका टर्नओवर और बोरोइंग्स एक लिमिट से कम है, उन्हें IFRS रिपोर्टिंग से छूट है। ये एग्जेम्पशन याद रखना एग्जाम के लिए जरूरी है। रूल 11 में भी कुछ न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आई हैं, स्पेशली ऑडिट ट्रेल को लेकर। ये जैन 2026 अटेम्प्ट के लिए काफी रेलेवेंट है। एब्सोल्युटली, द ऑडिट ट्रेल अमेंडमेंट इज अ गेम चेंजर। रूल 11 के तहत ऑडिटर को अब रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल फीचर है, क्या वो फीचर पूरे साल ऑपरेशनल था, और क्या उसके साथ टैंपरिंग नहीं हुई है। ये फाइनेंशियल डेटा की इंटेग्रिटी इंश्योर करने के लिए एक बड़ा स्टेप है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं, कैरो 2020। ये तो खुद में एक मिनी ऑडिट रिपोर्ट जैसा लगता है। आप इसे रिपोर्ट विद इन अ रिपोर्ट कह सकते हैं। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 कुछ स्पेसिफिक कंपनीज पर ही एप्लीकेबल होता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनीज, OPC और स्मॉल कंपनीज पर ये लागू नहीं होता। बिल्कुल। प्राइवेट कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड्स हैं। कारो की 21 क्लॉजेस को याद रखना एक चैलेंज है। एग्जाम के लिए इन्हें लॉजिकली ग्रुप करके समझना बेहतर होगा। बिल्कुल। कारो क्लॉजेस को रटने की जगह अगर पैटर्न समझे तो आसान हो जाता है। कुछ क्लॉजेस कंपनी के कोर एसेट से डील करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लॉज 1 और इन्वेंट्री क्लॉज 2। हाँ, इनमें रिकॉर्ड्स और फिजिकल वेरिफिकेशन की बात होती है। और कुछ क्लॉजेस फाइनेंशियल हेल्थ पर फोकस करते होंगे। यस, जैसे क्लॉज 9 जो लोन्स के रीपेमेंट में डिफॉल्ट के बारे में है, या क्लॉज 3 जो कंपनी द्वारा दिए गए लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में है। और गवर्नेंस रिलेटेड क्लॉजेस। जॉकी फ्रॉड रिपोर्टिंग इज ऑलवेज अ हॉट टॉपिक। एग्जैक्टली। क्लॉज XI फ्रॉड रिपोर्टिंग पर है। क्या ऑडिटर को कोई फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज नोटिस हुआ? ये क्लॉज मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर डायरेक्ट कमेंट करता है। एक और इंटरेस्टिंग क्लॉज है XVI जो पूछता है कि क्या कंपनी को RBI के तहत NBFC के रूप में रजिस्टर होना जरूरी है। इन क्लॉजेस को केस स्टडी फॉर्म में दिया जा सकता है। तो आज हमने ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर का एक 360 डिग्री व्यू लिया। हमने एक क्लीन रिपोर्ट SA 700 के एनाटॉमी को समझा, फिर SA 705 के तहत मॉडिफाइड ओपिनियंस के लॉजिक को डिकोड किया, और EOMKM और COMKM SA 700, 701 के न्यूआंस को भी जाना। और हमने कंपनीज एक्ट और कारो 2020 की लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी समझा। तो की टेकअवे क्या है? की टेकअवे ये है कि हर टाइप ऑफ रिपोर्ट, हर पैराग्राफ स्टेक होल्डर के लिए एक स्पेसिफिक सिग्नल है। अ क्लीन रिपोर्ट सेज ऑल क्लियर, अ क्वालिफाइड रिपोर्ट सेज कॉशन अहेड, एंड एन एडवर्स रिपोर्ट इज अ क्लियर डेंजर साइन। बिल्कुल। ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ एक कंप्लायंस डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि ऑडिटर और स्टेक होल्डर्स के बीच का सबसे जरूरी कम्युनिकेशन टूल है। और अब सोचने के लिए एक सवाल, जैसे जैसे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, क्या ये एक एवरेज शेयर होल्डर के लिए ज्यादा यूजफुल हो रही है, या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से और ज्यादा कॉम्प्लेक्स? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक हैप्पी लर्निंग।